स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ सस्पेंस वाली भी बात है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, पहले से रीड करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ईजी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें 31 मार्च 2021 का इस कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्या क्या है उस इंफॉर्मेशन में? इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 50 लैक्स और इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच। तो यहाँ से हम अपनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने आएंगे बताओ? 50 लैक्स डिवाइड बाय 10, ये आ जाएंगे 5 लैक्स। ठीक, 12% बॉन्ड ऑफ 1000 ईच 37 लैक्स। तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। ठीक है ना, ये मेन है हमारे लिए। आगे हमें सेल गिवन है 84 लैक्स। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए होती है स्टार्टिंग में? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट को हटा दिया है, यानी कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को उन्होंने यहाँ पर हटा दिया है, यानी ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज अपन को गिवन है 1.49। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 27.55%। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों पढ़ाया है, इसी वजह से पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में एडजस्टमेंट आ जाती है, रेशियो चैप्टर से रिलेटेड, कॉस्ट चैप्टर से रिलेटेड, इसी वजह से मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको नोट्स में भी लिखवाए। इनकम टैक्स रेट कौन सी है? 40%। सही है, ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। नीचे हमें इसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, यहाँ पर हमें डीओएल कैलकुलेट करना है। सेकेंड, कंबाइंड लेवरेज डीसीएल कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड, अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल है, डीओएल, डीसीएल एंड ईपीएस। डीएफएल तो हमें दे ही रखा था, तो कैलकुलेट करने के लिए क्यों मांगेंगे। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, शो कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जो भी पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स होती है ना, वो सिर्फ आपको 2 लिखनी है, ये बोला गया है यहाँ पर। बहुत लोग क्या होता है, सब लिख देते हैं, 4, 5, 6 डिजिट जितनी भी आती है ना सारी लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको राउंड ऑफ करके सिर्फ कितना लिखना होता है? 2 और मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा मत लिखा करो। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद बोल दिया है 2, तो हम सिर्फ 2 तक ही लिखेंगे। ठीक, इसके आगे नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की और ये सारी चीजें अपन को गिवन है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्किंग नोट में इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाकर आना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो पहला वर्किंग नोट अपन ने बनाया इनकम स्टेटमेंट। ठीक, इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? वही अपना सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो ईबीआईटी। अब ध्यान होगा कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कौन सी लेते हैं अपन? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉट फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आती है। तो अच्छी बात है क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही वाली फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, उसके बाद ईबीआईटी आ जाता है और ईबीआईटी में से आई हट जाता है यानी कि इंटरेस्ट, तो बचता है ईबीटी और उसमें से टी हट जाता है यानी कि टैक्स, तो ये होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स हटा देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, तो ये जो ईएटी है यही क्या बन जाएगा? EAES, यानी कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर EAT और EAES एक ही बात है और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो वो आ जाएगा EPS। इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले ही कैलकुलेट कर ली। तो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स अपन को गिवन थी 84 लैक्स, ये अपन ने लिख दिया। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का कुछ अता पता नहीं दिया, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक चीज दे रखी होती है,
दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो का फॉर्मूला था। पीवी अगर ध्यान से देखोगे तो पीवी प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो वर्किंग नोट नंबर 2 पर जरा ध्यान दो, क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया हमने? यहाँ पर अपन को गिवन था पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम। प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम कितना अपन ने बेचा यानी कि सेल। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे अपन को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो अपन को कैलकुलेट करना है। सेल्स अपन को गिवन है 84 लैक्स। पीवी रेशियो कितना गिवन है? 27.55। ठीक है, तो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 84 लैक्स इंटू 27.55 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 23,14,200। 23,14,200 ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया? पीवी रेशियो गिवन था। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सिर्फ वैल्यूज पुट करी है पीवी रेशियो की और सेल्स की, और अपन का आ गया कंट्रीब्यूशन। समझ गए? तो यहाँ पर अपन वर्किंग नोट नंबर 2 क्रिएट कर देंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे आया। तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर अपन कंट्रीब्यूशन 23,14,200। अब यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक, तो फटाफट करो। 84 लाख में से माइनस कर दो 23,14,200, ये आ गया 60,85,800। वैसे हमें इसकी जरूरत तो नहीं थी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट की हमें जरूरत नहीं है फॉर्मूलेज में, लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेट कर ली जिससे हमारा इनकम स्टेटमेंट अधूरा ना रहे। ठीक, तो ये अपन ने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया। कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 2 से। ये सब रेफरेंस के लिए दे दिया करो। अब आती है फिक्स्ड कॉस्ट की बात। तो मैंने जैसे बताया था पहले भी कि यहाँ पर अपन कौन सी रखते हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अच्छी बात है कि हमें यही क्वेश्चन में गिवन है 6,96,000। 6,96,000, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। तो 23,14,200 माइनस 6,96,000, ये आ गया 16,18,200। ये क्या है? EBIT। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए देखो डेट कितना था हमारा? 37 लैक्स इंटू कर देंगे 12% से, ये इंटरेस्ट रेट था। ठीक, तो 37 लाख इंटू 12%, ये आ गया 444,000। 444,000। अब मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया था कि इसमें कुछ सस्पेंस वाली बात है, कुछ सीक्रेटली कुछ इसमें छुपा हुआ है। वो क्या है? वो है ये फाइनेंशियल लेवरेज। आपको अजीब नहीं लगा कि हमें DFL दे क्यों रखा है? अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएं, EBT हमारा कैलकुलेट कर हो जाएगा इसको माइनस करके। फिर टैक्स कितना दे रखा है हमें? 40%, तो वो यहाँ से माइनस करके EAT आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, हमारा EPS कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद EPS तो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट। DOL भी आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। DCL भी आ जाएगा, DOL तो आ ही गया, तो इंटू कर देंगे DFL से जो कि हमें गिवन है। तो सब चीजें दे रखी हैं, बिना DFL यूज किए सब चीजें तो हो रखा है, फिर हमें DFL क्यों दे रखा है? यही तो सस्पेंस वाली बात है। DFL हमें दे रखा है पता है किस लिए? EBT कैलकुलेट करने के लिए। मतलब EBT अगर आप अभी कैलकुलेट करोगे ना इसमें से ये माइनस करके,
तो ईबीटी जो आएगा वो आपका गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स्ड छुपा हुआ है। ये इंटरेस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसके अलावा भी कुछ छुपी हुई है, और वो अपन को कैसे पता चलेगी, जब हम डीएफएल का फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ रहे हो? अभी अपन सॉल्व करेंगे फिर आप समझेगा। तो इसके लिए अपन एक और वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक, ये अपन का लास्ट वर्किंग नोट है। क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट, यानी कि ये फाइनेंशियल कॉस्ट एक तो अपन को है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एक इंटरेस्ट दे रखा है, और हम और भी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसकी मदद से, डीएफएल की मदद से। देखो डीएफएल का क्या फॉर्मूला होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल अपन को गिवन है 1.49। ठीक, ईबीआईटी अपन ने कैलकुलेट किया था 16,18,200, और नीचे आ जाएगा ईबीटी। ठीक, अब यहाँ से हमारा ईबीटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 16,18,200 डिवाइड बाय 1.49, ये आ गया 10,86,040, 10,86,040। ठीक, तो ईबीटी अपन का कितना आया, 10,86,040। तो इसका मतलब यहाँ पर एक छुपी हुई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो कि कितनी है, तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। पहले अपन इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 16,18,000 यहाँ पर साइड में माइनस कर देते हैं। 16,18,200 माइनस इंटरेस्ट कितना है, 444,000, ये आ जाएगा 11,74,200। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे 10,86,040, ये आ गया 88,160। ठीक, तो अब ये देखो क्या हुआ, कुछ लोगों को तो शॉक लग गया होगा कि भाई ये सब क्या हो गया, अभी तक तो एक ही इंटरेस्ट आ रहा था, ये अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट कहाँ से आ गई, ये कैसे छुपा हुआ था, कहाँ छुपा हुआ था। तो थोड़ा सा आराम करके ये देखो, ईबीआईटी ये गिवन था हमें 16,18,200। ठीक है, उसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करते 444,000, तो हमारा ईबीटी हमारे तरीके से, जो हम बेवकूफों की तरह सॉल्व करे जा रहे थे लाइन बाय लाइन, कि पहले अपन ने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करा, ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, तो हमारा ईबीटी कितना आता, हमारा ईबीटी आता ये 11,74,200, ये आता हमारा ईबीआईटी, अगर हम बेवकूफों की तरह लगातार करते चले जाते क्वेश्चन। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर के ये देख लेते हैं कि हमें डीएफएल क्वेश्चन में दे क्यों रखा है, और उसमें हम वैल्यूज पुट करते, डीएफएल जो कि गिवन था, ईबीआईटी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, तो अपन को ईबीटी मिल जाता, और ये जो ईबीटी था वो हमारे ईबीटी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारा ईबीटी कितना आया है, 11,74,200, और ये ईबीटी कितना है, 10,86,040। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो माइनस हुआ है, वो क्या है, तो उसी को नाम दे दिया गया अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, वर्किंग नोट नंबर 3 में, रेफरेंस के लिए ये भी डाल देना। अब समझे? अब आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसे कैसे, ऐसे हम कैसे समझेंगे एग्जाम में, ऐसे आ गया तो सबसे पहले लेवरेज का सबसे जो कठिन वाला क्वेश्चन होता है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो यही है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, और उसमें भी जो मोस्ट डिफिकल्ट जो चीज है वो यही है, वर्किंग नोट नंबर 3, कि आपको जो डीएफएल क्वेश्चन में दे रखा है वो किस लिए दे रखा है। ठीक है, बस यही चीज है, इसके अलावा और कुछ कठिन है ही नहीं, तो इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और लोड तो बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एग्जाम तक तो एकदम रट जाएगी वाली चीज, कि हाँ इसमें डीएफएल आएगा, और डीएफएल से जो ईबीटी आता है वो अलग आता है। ठीक है,
तो इतना लोड मत लो अभी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अभी आपको डर लग रहा होगा, पर जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लोड मत लेना। चलो ईबीटी आ गया हमारा। ये कैसे आया ईबीटी हमारा? ऐसे। ठीक, अब देखो टैक्स रेट कितना है? 40%। तो 1086,040 इंटू 40%, तो ये आ गया 434416। तो माइनस कर देंगे 1086,040 में से, तो ये आ जाएगा 6,51,624। ये क्या आ गया? EAT। और मैंने आपको बताया यही क्या रहेगा हमारा EAES, यानी कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। अब एक शेयर पे कितना कमाया, तो उसके लिए अपन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। वो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। 50 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज 5 लाख। ठीक, तो 6,51,624 बटने वाला है 5 लाख शेयर्स में। तो एक शेयर पर कितनी कमाई हुई? 1.30। ये आ गया हमारा EPS। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दिखा दूं इनकम स्टेटमेंट। ये तीनों वर्किंग नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार देख लो किसी का रह गया तो। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन पहले कैलकुलेट कर लिया था। कैसे कैलकुलेट किया था कंट्रीब्यूशन? पीवी रेशियो की मदद से। ठीक, इसमें दो ही चीजें समझने वाली, एक पीवी रेशियो कैसे करना है और दूसरा डीएफएल को कैसे यूज करना है। ठीक, उसके बाद ये दोनों वर्किंग नोट्स हमारे। अब लास्ट में जो आता है वो आता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 3 थी। पहला ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? DOL इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन का कितना आया था? 23, 14, 200। और EBIT कितना आया था? 16, 18, 200। तो यहाँ से अपना आ जाएगा DOL। एक बार फटाफट डिवाइड करते हैं। 23, 14, 200 डिवाइड बाय 16, 18, 200। ये आ गया 1.43। अब देखो कैलसी पर तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन अपन को सिर्फ 2 डेसिमल लेने हैं। याद है ना क्वेश्चन में बोला था, तो 1.43 तक ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज कैसे आता है? DCL इक्वल्स टू DOL इंटू DFL। तो DOL अपन ने अभी कैलकुलेट किया 1.43। DFL अपन को गिवन था फाइनेंशियल लेवरेज 1.49। तो 1.43 इंटू 1.49 ये आ गया 2.1307। और यहाँ पर सिर्फ अपन को कितनी लेनी है? 2 डेसिमल, तो ये हटा देंगे 2.13। ठीक, लास्ट में EPS अर्निंग पर शेयर, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर ली है। एक बार यहाँ भी करके दिखा देते हैं। EAT इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो EAT अपना कितना आया था? 651, 624। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज 5 लाख। ये अगेन आ जाएगा हमारा 1.30, जो कि हमने ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की तीनों रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो दिक्कत आई होगी वो बस DFL की आई होगी, तो उसका लोड लेना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी हुई है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, और भी करेंगे। और एक और बात, अगर ज़्यादा ही डर लग रहा है तो मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया और आप भूल गए DFL को यूज़ करना, मतलब आप यहाँ पर भूल गए कि कोई अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट भी लानी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट थी। पहली DOL, जो कि आप कैलकुलेट करोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से। तो कंट्रीब्यूशन और EBIT में तो ये एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी, एडजस्टमेंट तो यहाँ से है ना। तो कंट्रीब्यूशन अपन EBIT यानी कि ये तो तब भी वही था और अब भी वही है।
तो आपका DOL तो सही कैलकुलेट होगा। दूसरा DCL, तो DOL सही कैलकुलेट हुआ है, DFL क्वेश्चन ने गिवन नहीं है, तो आपको DCL भी सही कैलकुलेट होगा। जो आपका क्वेश्चन गलत होगा वो सिर्फ और सिर्फ EPS गलत होगा। अगर आपने DFL को यूज करके अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं की तो आपकी सिर्फ एक गलती होगी क्वेश्चन में, वो की है EPS, बाकी आपकी सारी चीजें सही रहेंगी। ठीक है, तो गलती से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आप भूल गए अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, वैसे तो आप भूलोगे नहीं क्योंकि अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी भूल गए तो इतना समझ लो कि आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो गलती होगी वो सिर्फ EPS की होगी, बाकी DOL DCL आप दोनों सही कैलकुलेट करके आओगे। ठीक, तो टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, सब कुछ आसान है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, अपने अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना क्वेश्चन को 2-3 बार। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना। चलो फिर मिलते हैं।